Hello, good morning, all of you. Myself, Amit Parmar, Assistant Professor from the Pushpanjali College of Nursing. So, on the online class segment, today I, Mr. Amit Parmar, start the topic which name schizophrenia. As we all know that in mental health nursing, schizophrenia is a very big topic, very big aspect. अपन देखते हैं कि schizophrenia एक कोई छोटी मोटी डिजीज नहीं है, सबसे बड़ी बात तो अभी अपन इस क्लास में 45 मिनट की क्लास में कंप्लीटली schizophrenia के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। schizophrenia क्या है, इसकी ईटियोलॉजी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और ऐसे पेशेंट के हो क्या क्या दिक्कतें आती हैं समाज में रहने वालों को। तो सबसे पहले मतलब अपन जानते हैं कि एक्चुअल में schizophrenia है क्या। तो जो schizophrenia सबसे पहले कि ये कौन से डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो जब भी अपन मेंटल डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जब भी अपन मेंटल डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका साइकोसिस और दूसरे नंबर पर आता है आपका न्यूरोसिस। एज वी ऑल नो दैट साइकोसिस इज अ मेजर प्रॉब्लम्स जिनके अंदर पेशेंट के अंदर इंसाइट अटेंड हो जाती है, जजमेंट पुअर हो जाता है और जिन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की बेसिकली नीड होती है। ठीक है, तो साइकोसिस के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है जिसका नाम है फंक्शनल डिसऑर्डर, उसके अंदर आपका आता है सिजोफ्रेनिया। उसके अंदर क्या आएगा आपका सिजोफ्रेनिया। ये बेसिकली अगर बात करी जाए कि सिजोफ्रेनिया कहां से और क्या है, तो सिजोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर, साइकोसिस के अंदर फंक्शनल डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिजोफ्रेनिया टर्म कहां से आई। तो एक स्विस साइकेट्रिस्ट थे, कौन सा साइकेट्रिस्ट, स्विस साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था यूगेन ब्लूलर। जिनका नाम था यूगेन ब्लूलर। उन्होंने 1908 में 1908 में द टर्म सबसे पहले जो टर्म सिजोफ्रेनिया है उसका अगर मान लें कि उसका प्रोडक्शन कहां से हुआ, ये टर्म कहां से आई, सबसे पहले ये आता है कि साहब अगर कोई चीज है तो इसका सबसे पहले जो नाम है वो किसने दिया, ये चीज कहां से आई। तो जो टर्म सिजोफ्रेनिया है, एक स्विस साइकेट्रिस्ट जिनका नाम था यूगेन ब्लूलर, उन्होंने 1908 में द टर्म सिजोफ्रेनिया को कॉइन किया। अब उन्होंने क्या कॉइन किया कि उन्होंने सिजोफ्रेनिया को दो चीजों में मतलब बांटा गया, स्किजो प्लस फ्रेन। स्किजो प्लस फ्रेन, स्किजो मींस स्प्लिट, स्किजो मींस स्प्लिट और फ्रेन मींस माइंड। स्किजो मींस स्प्लिट और फ्रेन मींस माइंड। तो बेसिकली अपन सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपन ये जाने कि यूगेन ब्लूलर ने जिस चीज को क्लासिफाई किया कि सिजोफ्रेनिया वो कंडीशन है जब किसी एक इंसान के माइंड में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। क्या हो जाए, मींस दरार। यानी कि अगर मान लो ये एक लाइन है, ये अपना माइंड है, इसमें बीच में क्या आ जाए, स्प्लिट आ जाए, दरार आ जाए, दैट मींस वो कौन सी कंडीशन है, सिजोफ्रेनिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, सर माइंड में दरार कैसे आ सकती है। माइंड तो कोई वो तो है नहीं कि साहब कोई ऑर्गन हो कि कोई हड्डी हो टूट जाएगी, उसमें दरार आ जाएगी, टूट के दो टुकड़ों में मतलब बढ़ जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो सर माइंड में दरार कैसे आएगी। तो बेसिकली माइंड क्या है, अपना ब्रेन का फंक्शनल यूनिट है माइंड। अब जब भी बात करते हैं तो माइंड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, माइंड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स माइंड के हो सकते हैं, जैसे कि थिंकिंग,
कॉन्शियसनेस, थॉट, इंसाइट, जजमेंट, इसके बाद इमोशंस, ये सब क्या है और भी होते हैं। बट परसेप्शन हो गया आपका, क्या हो गया, परसेप्शन, ये सब क्या हो गया, दीज ऑल आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड। तो जब भी अपन ये पढ़ते हैं या ये सुनते हैं कि स्प्लिट इन द माइंड, यानी कि माइंड में दरार आने का मतलब, सिंपल सा मतलब क्या है कि जो माइंड के कंपोनेंट्स हैं, एक इंसान की थिंकिंग, एक इंसान का कंसंट्रेशन, कॉन्शियसनेस, उसके थॉट्स, उसकी इंसाइट, उसका जजमेंट, उसका परसेप्शन, उसके इमोशंस, इन सब चीजों में जब किसी पेशेंट के या इंसान के ऑल्ट्रेशन आता है, डिस्टरबेंस आता है, तो वही कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, स्किज़ोफ्रेनिया। कौन सी कंडीशन होती है, स्किज़ोफ्रेनिया। सिंपल, एकदम नो रॉकेट साइंस, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। कि स्किज़ोफ्रेनिया को सिंपली आप डिफाइन कैसे करोगे। तो स्किज़ोफ्रेनिया को डिफाइन करने के कई तरीके हैं, और जो एक सबसे सिंपल तरीका है कि स्किज़ोफ्रेनिया इज द ऑल्ट्रेशन इन द इंसान की तीन चीजें। कौन कौन सी, बी फॉर बिहेवियर, ए फॉर अफेक्ट और टी फॉर थॉट। क्या समझा, एक इंसान की जब बैट यानी कि बिहेवियर, अफेक्ट और थॉट, इन तीन चीजों में मेजरली ऑल्ट्रेशन आ जाए या मेजरली डिस्टरबेंस आ जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट इज सोशली विड्रॉल। वो कंडीशन कौन सी होगी, वो कंडीशन होगी स्किज़ोफ्रेनिया। वो कंडीशन कौन सी होगी, सिंपली स्किज़ोफ्रेनिया। अब बिहेवियर आप सभी जानते हैं, थॉट आप सभी जानते हैं। बात आती है कि व्हाट इज द टर्म अफेक्ट इन द स्किज़ोफ्रेनिया। व्हाट इज द टर्म अफेक्ट इन द स्किज़ोफ्रेनिया। तो जब भी अफेक्ट की बात आती है, तो अफेक्ट का सिंपल सा मतलब साइकियाट्रिक में क्या होता है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए आपके चेहरे पर जो भी इमोशंस आ रहे हैं, आपके फेस पर जो भी इमोशंस आ रहे हैं, दैट मींस वो आपका अफेक्ट शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एकदम से रिजल्ट आया और किसी तीसरे बंदे ने आपको बताया कि आपने टॉप किया है, तो जो आपके चेहरे पर उस एक शॉर्ट टाइम के लिए, उस दौरान जो आपके चेहरे पर स्माइल होगी, जो एक खुशी होगी, दैट इज कॉल्ड अफेक्ट। अभी आपको एकदम से कोई शॉकिंग न्यूज मिल जाए कि आपके परिवार में किसी की डेथ हो गई, तो आपके चेहरे पर जो एकदम सैडनेस का माहौल होगा, दैट इज द अफेक्ट। तो सिंपली यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एप्रोप्रिएट जब आपके चेहरे पर इमोशंस आते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो आपका एक एप्रोप्रिएट अफेक्ट होता है। अफेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि अफेक्ट आपका एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो कौन सी कंडीशन डेवलप हो गई, स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो तीनों चीजें आपको समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। कि सर डिजीज तो बहुत बड़ी है, बट ये होती क्यों है, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, ये भी जानना होगा। तो सबसे पहली बात और जानने वाली बात कि साइकोसिस की जितनी भी मोस्टली डिजीजेस हैं, जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं या मूड डिसऑर्डर्स हैं, उनका कभी भी कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है। सबसे पहली बात कि किसी भी बीमारी का मोस्टली साइकेट्रिक में एग्जैक्ट कॉज नहीं है। जैसे कि मेडिकल सर्जिकल में होता है कि साहब आपको किसी मच्छर ने काट दिया, साहब आपको मलेरिया हो गया, आपको किसी बैक्टीरिया ने काट दिया तो आपको टीबी हो गई। इस प्रकार से रातों रात आपको कोई भी मेंटल कंडीशन डेवलप नहीं होगी, सिंपली बात। तो फिर सर क्या रीजन हो सकते हैं किसी इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होने के? तो बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने, जितने भी आज तक मरीज आए सालों से, सदियों से, उन मरीजों की जब भी जांचें हुई,
जब भी उनके इन्वेस्टिगेशन हुए तो उनमें क्या क्या चीजें कॉमन पाई गई, उसके हिसाब से बहुत सारे साइंटिस्टों ने, बहुत सारे डॉक्टरों ने कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट करी कि मोस्टली जो पेशेंट हमारे पास सिजोफ्रेनिया के आए उनमें अपन को इन इन चीजों का ऑल्ट्रेशन देखा गया, अपन उन्हीं चीजों के बारे में जानते हैं। तो सॉरी इटियोलॉजी की अपन जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बायोकेमिकल इटियोलॉजी। क्या? बायोकेमिकल इटियोलॉजी। ठीक है, तो चाहे कोई पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, मोस्टली अगर कोई इंसान आपके सामने, कोई इंसान मेंटली इल पेशेंट आता है, तब क्या बोलते हो कॉमन भाषा में? इसको केमिकल लोचा हो गया। उसने कोई पढ़ाई नहीं किया लेकिन वो जानता है कि साहब कोई ना कोई ब्रेन का केमिकल है वो डिस्टर्ब हो गया है इसका, तभी इसको कोई ना कोई मानसिक बीमारी हुई है, मत बोलते हैं। तो ऐसे ही जब भी अपन बायोकेमिकल इटियोलॉजी में पढ़ते हैं तो सबसे मेन अपन एस्पेक्ट मानते हैं इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन। इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन में पाया जाता है। मोस्टली केसेस में देखा गया तो जिन पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है उन पेशेंट में मोस्ट ऑफ द केसेस में डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ देखेंगे। इसका लेवल डोपामिन, ये एग्जैक्ट काम देखा गया कि डोपामिन का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो उन पेशेंट में सिजोफ्रेनिया हो सकता है। और सब बायोकेमिकल फैक्टर और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन। क्या? नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। ये सब फिक्स है कि अगर डोपामिन का लेवल बढ़ रहा है तो ये मेन रीजन है। और दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा है तो वो भी एक मेन कारण बन सकता है। और एक एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन, ये सब अगर इनमें डिस्टर्बेंस या अल्टरेशन आ रहा है तो ये भी एक मेन रीजन हो सकते हैं सिजोफ्रेनिया होने के। ये हो गया अपनी बायोकेमिकल रीजन। अब बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन द जेनेटिक फैक्टर्स। कोई भी मानसिक बीमारी होने में इंसान के जीन्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि अगर आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन या मोस्टली जो ब्लड रिलेशंस होते हैं अगर उनमें किसी को मेंटल इलनेस है तो ये बहुत प्रोन चांस हो जाते हैं कि एक इंसान को भी, उनके बच्चों को भी आगे जाके मेंटल इलनेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि अगर कोई ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनमें लगभग 50% तक चांसेस हो जाते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स को सिजोफ्रेनिया है और अगर बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस हुए तो उनमें भी चांसेस हो सकते हैं 50% तक सिजोफ्रेनिया होने के। उसके बाद में अपन देखते हैं कि फ्रेटर्नल ट्विंस 20% तक चांसेस होते हैं। और जो नॉर्मल ब्रदर सिस्टर होते हैं, इनके जो सिबलिंग्स होते हैं, कौन होते हैं? नॉर्मल सिबलिंग्स होते हैं, उनमें भी कम से कम 10% तक सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि ये जेनेटिक फैक्टर आपको टोटली अफेक्ट करते हैं सिजोफ्रेनिया होने में। तो देखो सबसे कॉमन सी बात है कि अगर आपके पेरेंट्स में कोई भी मेंटल कंडीशन अगर ऐसी डेवलप है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वो बच्चों में भी वो चीज डेवलप हो जाती है। क्योंकि जीन्स कहां से आ रहे हैं आपके अंदर? आपके अंदर जो भी क्रोमोसोम्स हैं, जो भी जीन्स के पेयर हैं, मतलब पेयर हैं, कहां से आ रहे हैं? आपके माँ और मतलब और बाप से आ रहे हैं। तो इसलिए उनके प्राण चांसेस हो जाते हैं किसके होने के। ठीक है, उसके बाद आपकी बात आ जाती है कि न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी। न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी की बात आ जाती है। जब भी आप देखते हो कि मोस्टली न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी मोस्टली देखते हो कि जिन पेशेंट के अंदर सिजोफ्रेनिया पाया गया और जब भी उनकी सीटी और एमआरआई कराई गई, तो उन पेशेंट में जो ब्रेन में स्ट्रक्चर के तौर पर उनमें क्या क्या चेंजेस देखे गए एक नॉर्मल इंसान की तुलना में, वो क्या था कि ऐसे मरीजों में
जो उनका ब्रेन वॉल्यूम था वो हमेशा डिक्रीज मिला। क्या मिला? जो उनके ब्रेन का वॉल्यूम था वो ऐसे मरीजों में हमेशा डिक्रीज मिला। उनका जो भी वेंट्रिकल्स थे, लार्जर और थर्ड वेंट्रिकल्स, वो हमेशा कैसे मिले? जो लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन वेंट्रिकल, वो कैसे मिले? हमेशा लार्ज लार्ज देखे गए। और एट्रोफी देखी गई मोस्टली फ्रंटल लोब में। कहां पर? फ्रंटल लोब में, सेरिबेलम में और सेरिब्रम में। क्या देखी गई? एट्रोफी। तो न्यूरोस्ट्रक्चर की बात करी जाए, क्या मतलब है इसका? कि जो पेशेंट आपके पास सिजोफ्रेनिया के आए, आपने उनकी जब भी सीटी एमआरआई करी तो उनमें आपने मोस्टली क्या देखा नॉर्मल इंसान की तुलना में? कि उनके ब्रेन के वॉल्यूम का साइज हमेशा कम मिला। उनके जो लोग लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल्स थे उनका साइज हमेशा लार्ज मिला। और जो उनके फ्रंटल लोब, सेरिबेलम और सेरिब्रम था, उनमें हमेशा एट्रोफी पाई गई। ये एक मेन कारण देखा गया किसी भी इंसान के अंदर सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के। ये 3 मेन कारण होते हैं। नंबर 1 बायोकेमिकल, नंबर 2 आपका जेनेटिक और नंबर 3 आपका न्यूरोस्ट्रक्चरल। किसी भी साइकेट्रिक डिजीज में इथियोलॉजी यानी कि इसको होने के मेन 3 रीजन माने जाते हैं। कौन कौन से? आपके बायोकेमिकल, नंबर 2 आपका जेनेटिक और नंबर 3 आपका न्यूरोस्ट्रक्चरल। उसके बाद में सोशल फैक्टर्स, क्या आप किस समाज में रह रहे हो, आपके पीयर रिव्यूज कैसे हैं, आपके पीयर रिलेशंस कैसे हैं, आपके आईपीआर कैसे हैं, आप किस जगह, आपकी स्कूलिंग कैसी जगह हो रही है, आपकी एजुकेशन कैसे हो रही है, आपके घर में कैसा माहौल है, आपकी पेरेंटिंग कैसी हो रही है बेसिकली। क्योंकि जो सिजोफ्रेनिया होने की जो पीक एज होती है वो मेल्स में होती है 15 से 20 साल, और जो फीमेल्स में होती है वो होती है 25 से 30 साल। ये एक पीक एज मानी जाती है सिजोफ्रेनिया के डेवलप होने की। मेल और फीमेल दोनों में ही इसके बराबर चांसेस हैं। और मोस्टली जिन इंसान को अंदर इनका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, ऐसे लोगों में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सबसे ज्यादा जिन लोगों की आईक्यू लेवल कम होती है उनमें भी सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के। ठीक है, ये सब बात हो गई इथियोलॉजी की। किसकी बात हो गई? इथियोलॉजी की। अब बात करते हैं जो कि सबसे मेन है, इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब बात करते हैं अपन के क्लिनिकल फीचर्स। तो जब भी सिजोफ्रेनिया के अंदर क्लिनिकल फीचर्स की बात आती है तो क्लिनिकल फीचर्स को 2 से 3 टाइप में डिवाइड किया गया है नॉर्मली। सबसे पहले जो क्लिनिकल फीचर्स अपन में पढ़ते हैं तो सबसे पहले है नंबर 1 यूगेन ब्लूलर, जिन्होंने के सिजोफ्रेनिया को कॉइन किया था। उन्होंने ही अपने 4 ऐसे सिम्टम्स दिए जो कि अगर किसी इंसान को सिजोफ्रेनिया होगा तो उसके अंदर मौजूद होंगे ही होंगे। उनको उन्होंने नाम दिया यूगेन ब्लूलर 4A सिम्टम्स। क्या? 4A सिम्टम्स। यानी कि जिस इंसान ने सिजोफ्रेनिया को खोजा उस इंसान ने 4 सिम्टम ऐसे बताए। उन्होंने सिजोफ्रेनिया पर स्टडी अच्छे से करी और उन्होंने देखा कि अगर किसी इंसान को सिजोफ्रेनिया है तो ये 4 सिम्टम्स प्राइमरी हैं और चारों ही सिम्टम्स ए से स्टार्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे मेन नंबर 1 अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, नंबर सेकंड आपका आता है ऑटिस्टिक थिंकिंग, नंबर 3 आपका आता है एसोसिएटिव लूजनेस या एम्बिवेलेंस,
नंबर 4 आपका आता है एसोसिएटिव लूजनेस। ठीक है, अब समझते हैं कि को यूगन ब्रूअर ने 4 सिम्टम्स दिए जो कि चारों ए से स्टार्ट होते हैं। नंबर 1 अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, नंबर 2 ऑटिस्टिक थिंकिंग, नंबर 3 एम्बिवेलेंस, नंबर 4 एसोसिएटिव लूजनेस। चारों को थोड़ा डिटेल पहुंचते हैं क्योंकि इनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपन अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। जैसा कि अपने इससे पहले भी मतलब बात करी थी कि अफेक्ट क्या है। तो जब एक इंसान एकदम से उसने ऐसी न्यूज सुनी, गुड न्यूज सुनी, और गुड न्यूज सुनते ही उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं आ रही है। सिंपली मेरे पास एक मेरा दोस्त आया, उसने बोला कि तूने स्कूल टॉप किया है, तूने कॉलेज को टॉप किया है, लेकिन मुझे उस बात की मेरे चेहरे पर कोई भी स्माइल या कोई भी हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। दैट मींस मतलब क्या है कि जो मेरा अफेक्ट है क्या वो एप्रोप्रिएट है? नेवर। यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मेरा अफेक्ट एप्रोप्रिएट है ही नहीं। मैं किसी की डेथ में गया जहां पर कोई इंसान मर गया है, वहां पर मैं जाकर हंस रहा हूं, खुश हो रहा हूं, तो क्या मेरा अफेक्ट एप्रोप्रिएट है? नहीं है। तो सबसे पहली बात कि अगर जिस इंसान को सिजोफ्रेनिया होगा उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के एप्रोप्रिएट इमोशंस नहीं आएंगे, सबसे पहला। नंबर 2 ऑटिस्टिक थिंकिंग, यानी कि उस इंसान का रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा, वो हमेशा कल्पनाओं की दुनिया में ही रहेगा, फैंटेसी की दुनिया में, कि मैं देश के लिए क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं बुमराह की बॉल पर छक्का मार रहा हूं। यानी कि इस तरीके की बातों में ही वो हमेशा क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, मशगूल रहेगा, और उसे जो रियलिटी है दुनिया की उससे वो अपना ब्रेकडाउन कर लेगा, नाता तोड़ लेगा। उसको बोलते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। नंबर 3 एम्बीवेलेंस या एम्बी टेंडेंसी। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जब एक इंसान के अंदर एक ही चीज को लेके 2 फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, लेकिन वो दोनों फीलिंग्स टोटली अपोजिट होती हैं। यानी कि एग्जांपल के लिए मेरे हाथ में ये पेन लग रहा है, ये पेन मुझको अभी तो अच्छा लग रहा है, जो इतना सुंदर पेन है, मैं इसको रख लेता हूं। लेकिन तुरंत ही क्या हुआ, 1 मिनट बाद, अरे कितना गंदा पेन है, मैंने मतलब पेन को फेंक दिया। क्या हुआ ये? यानी कि अभी मुझे कुछ टाइम पहले ये पेन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन तुरंत ही 1 मिनट बाद मेरे अंदर दूसरी फीलिंग डेवलप हुई सेम ऑब्जेक्ट को लेके कि ये पेन बहुत गंदा है, इसको मैं नहीं रखूंगा, मैं इसको फेंक दूंगा। अब एम्बिवेलेंस किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, किसी इंसान के लिए भी हो सकता है, किसी जानवर के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता है। बट जब किसी इंसान के अंदर एक ही चीज को लेके, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो एनिमल है, कुछ भी है, उसके लिए 2 अपोजिट फीलिंग्स का एग्जिस्टेंस होना एट द सेम टाइम, इसको क्या बोलते हैं अपन? एम्बिवेलेंस। तो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर एम्बिवेलेंस या एम्बी टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है। लास्ट सिम्टम है एसोसिएटिव लूजनेस, यानी कि मैंने बोला कि आपको सिजोफ्रेनिया के ऊपर 5 मिनट यहां के बोलना है। तो दिस इज माय एसोसिएशन, कि मैंने इसको एक पर्सनल टास्क दिया कि आओ 5 मिनट सिजोफ्रेनिया के ऊपर बोल के दिखाओ। बट जिस इंसान को अगर सिजोफ्रेनिया है तो 5 मिनट छोड़ो, वो आधा मिनट भी उस पर्टिकुलर एसोसिएशन या पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो नहीं बोल पाएगा, और वो कुछ और ही बोलने लगेगा, कुछ और ही। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन होती हैं जो कि सबसे प्राइमरी हैं और सबसे मेन है। ठीक है, ये अपने पहले सिम्टम्स हो गए या पहले क्लिनिकल फीचर्स हो गए सिजोफ्रेनिया। सेकंड बात करते हैं, सेकंड साइंटिस्ट थे, इनका नाम था कर्ट स्नाइडर। कर्ट स्नाइडर ने कुछ मेन सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिए कि जो कि सिजोफ्रेनिया के अंदर प्रेजेंट होते ही होते। क्या क्या थे वो? नंबर 1 हेलुसिनेशंस,
सबसे पहला क्या था? हेलुसिनेशंस, सबसे मेन। यानी कि अब हेलुसिनेशन भी कई प्रकार का, किसी को आवाज सुनाई दे रही है, इसको बोलते हैं अपन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलेंगे विजुअल हेलुसिनेशन। कोई किसी से बात कर रहा है, यानी कि इसकी रनिंग कमेंट्री चल रही है, तो बेसिकली अपन उनको सबके लिए एक ही टर्म रखते हैं, इसका नाम क्या है? हेलुसिनेशन। यानी कि जब कोई एस्पेक्ट या ऑब्जेक्ट रियल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जब पेशेंट उसको फील करता है, उसको परसीव करता है, तो कंडीशन होती है हेलुसिनेशन। ठीक है, तो जो पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिया का, उसके अंदर हेलुसिनेशन डेवलप हो जाता है बहुत हाई लेवल पे। मोस्टली कौन से होते हैं? ऑडिटरी और विजुअल। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा हेलुसिनेशन कौन सा डेवलप होगा सर? सबसे बड़ा हेलुसिनेशन है, सबसे मेन ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन सबसे ज्यादा पेशेंट के अंदर डेवलप होता है। जब भी आप उनसे बात करने जाओगे तो वो यही बोलेंगे कि मैं इससे बात करता हूँ, ये दिखता है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, और आपको किसी से बात करते हुए भी दिखेगा वो, जो एक्चुअल में है ही नहीं। ठीक है, हेलुसिनेशन। नंबर सेकंड आता है आपका थॉट विड्रॉल। नंबर 3 थॉट इंसर्शन। नंबर 4 थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट को लेके 3 चीजें हैं, थॉट विड्रॉल, थॉट इंसर्शन और थॉट ब्रॉडकास्टिंग। यानी कि तीनों को समझते हैं बारी बारी। सबसे पहले थॉट विड्रॉल, यानी कि आपके सामने कोई भी कुछ भी बात कर रहा है, आप क्या बोलोगे कि मेरा थॉट तो ये तो मेरा थॉट था, ये तो मैं सोच रहा था, और आप बोलने लगे, आपने मेरा थॉट चुरा लिया। इंसर्शन, जब आपके अंदर किसी और के थॉट आने लगे, यानी कि कुछ भी चल रहा है कहीं भी, वो सब आपके अंदर आने लगे और आप उसको, नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग, कि टीवी पे कोई भी न्यूज आ रही है तो ये मेरे थॉट भी मतलब ब्रॉडकास्ट हो रहा है। यानी कि इस तरह की चीजें थॉट को लेकर होती हैं, थॉट विड्रॉल, इंसर्शन और ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट टर्म होती है नंबर 5 डिल्यूजन। नेक्स्ट 5 क्या है? नंबर 5 डिल्यूजन। यानी कि हेलुसिनेशन के साथ साथ एक पेशेंट के अंदर बहुत सारे डिल्यूजन्स भी डेवलप हो जाते हैं। डिल्यूजन्स बेसिकली क्या है? जब किसी इंसान के अंदर फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, यानी कि एक ऐसा बिलीफ जो कि एकदम अनशेकेबल है, जिसको आपके कहने से या आपके ना कहने से उसको आप हिला नहीं सकते। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इसका नाम है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी। अब इसमें क्या होता है कि जिस इंसान को डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी है, वो बोलेगा आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं इस दुनिया का भगवान हूं, एंड आई एम द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, आप मुझसे लड़के दिखा दो। तो अगर आपने ये बोल दिया अरे छोड़, तो वैसा ही है, तेरे अंदर कुछ नहीं है, तो फिर यानी कि आप उसके थॉट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर वो जो बिलीफ है वो एकदम अनशेकेबल है, फिक्स्ड है। आपको पता है वो गलत है, लेकिन उसके लिए वो गलत नहीं है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? डिल्यूजन। ये सारी कंडीशन डेवलप करी थी कर्ट स्नाइडर ने। किसने? कर्ट स्नाइडर ने, सिम्टम्स के रूप में। नेक्स्ट आती है बात, तीसरे सिम्टम्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स। क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम की बात करी जाए तो अपन क्या देखते हैं कि पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंपल सा मतलब क्या है, एक नॉर्मल इंसान में अगर मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हो गई, तो अगर जो चीजें मेरे अंदर पहले नहीं थी, लेकिन जो चीजें मेरे बिहेवियर में पहले बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मेरे बिहेवियर में नई इंक्लूड हो जाए,
उनको तुम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सिम्टम्स। और जो चीजें मेरे बिहेवियर में पहले थी, यानी कि जब मैं नॉर्मल था तब वो चीजें मेरे बिहेवियर में थी, और स्किज़ोफ्रेनिया होने के बाद अगर वो चीजें मेरे बिहेवियर से हट जाएं या रिमूव हो जाए या रिड्यूस हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सिम्टम। तो ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो कि एक इंसान के बिहेवियर में एड ऑन हो सकती हैं, और वो चीजें हैं जिसमें कि जैसा कि आपने पहले बात करी, हेलुसिनेशन, नंबर सेकंड डिल्यूजन, नंबर सेकंड डिल्यूजन, नंबर थर्ड एक्साइटमेंट या एजिटेशन, एक्साइटमेंट या एजिटेशन, नंबर फोर एग्रेसिव बिहेवियर, नंबर पांच सस्पिशियसनेस, नंबर छह आइडिया ऑफ रेफरेंस, और नंबर सात साइलेंट टेंडेंसी। साइलेंट टेंडेंसी एक तरह समझते हैं। नंबर वन हेलुसिनेशन, तो क्या जब मैं नॉर्मल था क्या मुझे हेलुसिनेशन होते थे? क्या मुझे कोई ऐसी चीज दिखती थी जो एक्चुअल में नहीं है? क्या मुझे ऐसी आवाजें आती थी जो एक्चुअल में आवाजें हुई नहीं था ना? लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया होने के बाद ये चीजें मेरे बिहेवियर में एड ऑन हो गई, इसलिए ये किसके अंदर आता है, पॉजिटिव सिम्टम के अंदर। पॉजिटिव सिम्टम के अंदर नेक्स्ट डिल्यूजन, क्या मेरे अंदर पहले फॉल्स बिलीफ थे, क्या मेरे अंदर पहले थे? क्या मैं पहले से मानता था कि मैं दुनिया का ताकतवर इंसान हूँ? क्या मैं पहले ये मानता था कि मेरा पार्टनर किसी के साथ और के साथ बहुत भाग गया है या वो किसी और को बात करता है? क्या मैं ये मानता था कि मतलब मेरे घर वाले मेरे दोस्त मुझे मारना चाहते हैं? क्या मैं तो पहले मानता था? मैं नहीं मानता था, लेकिन आज मैं मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज ये दुनिया हो चुका है, यानी कि मेरे अंदर डिवीजन एड ऑन हो गया है, पॉजिटिव सिम्टम के अंदर है। एक्साइटमेंट या एजिटेशन, यानी कि आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है, आपकी एक्टिविटी लेवल है, बढ़ गया है। क्या वो पहले ऐसा था? नहीं था। क्यों? क्योंकि आपका डोपामिन का लेवल बढ़ा है ना। फिजियोलॉजी में आपने देखा था कि डोपामिन का लेवल मतलब आपका बढ़ा हुआ है। तो क्या पहले आप एक्साइटेड रहते थे? नहीं रहते थे। पहले आप नॉर्मल आपको दे दिया था, नॉर्मल आपकी एक्टिविटी थी। तब आपको, अगर आपको दौड़ने की नीचे तभी आप दौड़ रहे हो, वरना आप शांति से बैठे हुए हो। तो एक्साइटमेंट या एजिटेशन आपके अंदर एड ऑन हुआ है। एग्रेसिव बिहेवियर भी, क्या आप पहले आप एग्रेसिव के बात में नहीं थे, तो ये भी आप एड ऑन हुआ है, ये पॉजिटिव सिम्टम है। ठीक है। उसके बाद आइडिया ऑफ रेफरेंस या सस्पिशियसनेस, क्या आप हर बात को कंसिडर करते थे? क्या हर किसी को करते थे? आप आपको प्रश्न से नहीं थे, ये भी आपकी एड ऑन हुई है। आइडिया ऑफ रेफरेंस, क्या हर चीज को पहले अपने आप से रेफर करते थे? चार लोग अगर हम बात कर रहे हैं फोन में बैठ के, तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, क्या आप पहले तो सोचते थे? नहीं सोचते थे। ये आप वीडियो में एड ऑन हुई है, इसलिए ये पॉजिटिव सिम्टम के अंदर है। उसके बाद साइलेंट टेंडेंसी, क्या आपको पहले मरने के विचार आते थे कि मैं कुछ में किसी लायक ही नहीं हूँ, क्या दुनिया में कोई काम नहीं है, मैं मतलब मर जाता हूँ, सब कुछ हो जाएंगे? क्या आपके साथ आता था? नहीं आता था। तो ये सारी चीजें आपके बिहेवियर में एड ऑन हुई हैं, इसलिए ये सब इस तरह आती हैं पॉजिटिव सिम्टम के अंदर। क्लियर? अब बात करते हैं कि सेल्फ नेगेटिव सिम्टम के अंदर क्या आएगा, अफेक्ट या थ्रेटनिंग अफेक्ट, यानी कि जो अफेक्ट है आपका वो क्या तो अफेक्ट हो गया है या ब्लंट हो गया। यानी कि पहले जब कोई भी आप कभी सुनते थे, गुड न्यूज सुनते थे, तो आप कोई भी गुड की बात सुनते थे, तो अच्छा भाई।
Sakari, sorry for the disturbance. So we are talking about अफेक्ट। पहले जब भी आप कोई भी सैडनेस सुनते थे तो आपके चेहरे पर एकदम से सैडनेस आ जाती थी, कभी जब भी आप कोई गुड न्यूज़ सुनते आप एकदम से स्माइल करते। यानी कि पहले आपका अफेक्ट एप्रोप्रिएट था, यानी कि बिहेवियर में आपके में ये चीज थी। बट सिजोफ्रेनिया होने के बाद या तो आपका अफेक्ट फ्लैट हो गया या ब्लंट हो गया, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी इमोशंस नहीं है चेहरे पर, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, यानी कि ये चीज आपके बिहेवियर से डेफिसिट हुई है, रिड्यूस हुई है। इसलिए ये किसके अंदर आ रहा है? नेगेटिव सिम्टम के अंदर आ रहा है। दूसरी चीज अपैथी, यानी कि आपके अंदर पहले इमोशनल फीलिंग्स थी, बट आज के टाइम में क्या है, आपको सिजोफ्रेनिया होने के बाद आपके अंदर इमोशनल फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। इसलिए अपैथी नेगेटिव सिम्टम के अंदर है। एनीडोनिया, क्या एनेडोनिया, पहले जब भी आप कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी फेस करते थे तो आपको उसमें मजा आता था। कोई भी पार्टी में, शादी है, आपको मजा आ रहा है, पार्टी में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, डांस करना है, खाना खाना है। बट आज के टाइम में ऐसा है कि किसी भी पार्टी, किसी भी फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई भी कितनी भी प्लेजरेबल एक्टिविटी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे मुझे क्या करना है। तो ये चीज आपकी बिहेवियर से डेफिसिट हुई है, इसलिए ये नेगेटिव सिम्टम के अंदर है। एलोजिया, जो आपका स्पीच आउटपुट है वो जो पहले नॉर्मल था वो भी लेस हो गया है, आप हर किसी से बात नहीं करते हो, बोलना आपने कम कर दिया है, तो ये भी नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर। ये सब क्या हो गए? दीज ऑल आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द सिजोफ्रेनिया। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल टाइप्स। क्लिनिकल टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब जब भी क्लिनिकल टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया की बात आती है, कई सारे टाइप्स हैं जिनको अपन बारी बारी पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम है नंबर 1 पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। जैसे कि सारी साइकेट्रिक डिजीजेस के अंदर सिजोफ्रेनिया सबसे कॉमन डिजीज है, यानी कि अगर एक हॉस्पिटल में 100 मरीज एडमिट हो रहे हैं तो उसमें से कम 30 से 40 मरीज आपको सिजोफ्रेनिया के मिलेंगे। ऐसे ही अगर किसी इंसान को सिजोफ्रेनिया है तो उसके अंदर भी उस इंसान को सबसे ज्यादा सिजोफ्रेनिया कौन सा इंसान से मिलेंगे? पैरानॉइड, यानी कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सिजोफ्रेनिया। यानी कि सिजोफ्रेनिया के अंदर भी अगर किसी इंसान को सिजोफ्रेनिया है तो उसका सबसे कॉमन टाइप क्या है? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के सबसे मेन जो क्लिनिकल फीचर्स है वो क्या है? जब भी आप कोई वर्ड सुनते हो पैरानॉइड, इसका सिंपल सा मतलब है पेशेंट इज हाईली डिल्यूजनल। पेशेंट इज हाईली डिल्यूजनल, यानी कि जब भी अपन कोई पैरानॉइड वर्ड सुनते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो पेशेंट कैसा है? डिल्यूजनल है। और कौन सा डिल्यूजन सबसे मेन? अगर किसी इंसान को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है तो उसके अंदर 3 ऐसे डिल्यूजन हैं जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नंबर 1 डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, सेकेंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, और नंबर 3 डिल्यूजन ऑफ जेलसी, और चौथा है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। यानी कि जहां भी आप वर्ड सुनो पैरानॉइड, उसका सिंपल सा मतलब है पेशेंट इज द हाईली डिल्यूजनल। 4 मेन ऐसे डिल्यूजन्स हैं जो पेशेंट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहला है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन।
जहां भी बर्थ आ जाए परसिक्यूशन, उसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जिस इंसान को, जिस पेशेंट को अगर डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन प्रेजेंट है तो वो इंसान हाईली सस्पिशियस होगा। कैसा होगा? उसका नेचर हाईली सस्पिशियस, यानी कि वो अपने किसी भी सगे से सगे इंसान पर भरोसा नहीं करेगा। अगर उसकी माँ भी उसको खाना देने आ रही है तो वो खाने की प्लेट को, खाने की थाली को फेंक देगा। क्या इसमें जहर मिला के लाई हो, मुझे मारना चाहती हो? यानी कि उसको किसी भी इंसान पर शक नहीं होगा, सॉरी, यानी कि उसको किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं होगा और वो हर इंसान पर बहुत ज्यादा शक करेगा। दूसरा, इल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोर या ग्रेंडियोसिटी, यानी कि वो इंसान अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझेगा कि मेरा जन्म तो बहुत किसी खास मकसद के लिए हुआ है। अगर मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर परमिशन देते हैं तो पाकिस्तान तो खत्म है 2 मिनट में। इस तरीके की बातें उसके अंदर से आएंगी, डेवलप होंगी, कि नाम से ही क्लियर हो रहा है ग्रैंड, यानी कि ग्रैंड ग्रैंड बड़ी बड़ी बातें कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके की बातें आती हैं तो वो कौन सा डिवीजन होता है? डिवीजन ऑफ ग्रेंडियोर। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ जेलसी, यानी कि उस इंसान को ऐसा उसके अंदर बिलीफ फिक्स हो जाएगा कि जो मेरा पार्टनर है, जो मेरी वाइफ है या जो मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई भी उसका पार्टनर है, वो मेरे प्रति लॉयल नहीं है। वो रात में चोरी चोरी किसी से बात करते हैं, यानी कि इस तरीके के उसको उसके अंदर बिलीफ फिक्स हो जाएगा जेलसी का। ठीक है, डिलीजन ऑफ जेलसी को ही बोलते हैं इनफिडेलिटी, यानी कि लॉयल्टी का डिलीजन। इसलिए इसका नाम क्या है? डिलीजन ऑफ इनफिडेलिटी, यानी कि इस इंसान के अंदर डिलीजन ऑफ जेलसी डेवलप हो रही है, वो इंसान कभी भी अपने पार्टनर को लॉयल नहीं समझेगा। और चौथा जो मेन डिलीजन है, डिलीजन ऑफ रेफरेंस, यानी कि कुछ भी चीज दुनिया में हो रही है वो उसको अपने आप से रेफर करेगा। अगर एक टीवी पे न्यूज भी आ रही है तो मेरे बारे में ही आ रही है न्यूज, टीवी पे न्यूज आ रही है, रेडियो पे कुछ भी आ रहा है, यानी कि कहीं भी कोई भी 4 लोग बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, यानी कि हर चीज को अपने आप से रेफर करेगा, डिवीजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये होता है आपका पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। सेकंड टाइप की बात करी जाए तो सेकंड टाइप आपका होता है सेकंड टाइप है आपका हेवेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, या इसी को बोलते हैं अपन डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। क्या बोलते हैं? डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया कि जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है उसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो सबसे बढ़िया होती है। जितने भी क्लिनिकल टाइप्स हैं सिजोफ्रेनिया के, उन सब के अंदर जो प्रोग्नोसिस है, यानी कि बीमारी के ठीक होने का एक अनुमान है, वो सबसे बढ़िया होता है पैरानॉइड का। यानी कि सिम्टम उसके बहुत खराब हैं, बट वो बीमारी अगर समय पर उसको ट्रीट किया जाए पैरानॉइड को, तो पैरानॉइड सिम्टम वाला मरीज सबसे पहले ठीक होके एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। सेकंड आती है हेवेफ्रेनिक। हेवेफ्रेनिक की प्रोग्नोसिस इन सारे टाइप में सबसे खराब होती है, यानी कि वर्स्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम द ऑल सब टाइप्स, यानी कि इसके सिम्टम्स इतने खराब होते हैं कि इसका ये अनुमान लगाया जाता है, ये प्रोग्नोसिस है कि ये जल्दी ठीक नहीं होता है। इसके मेन सिम्टम्स क्या है कि जब भी बात करते हैं हेवेफ्रेनिक की तो आपके अंदर सबसे मेन चीज आती है, जो पेशेंट है उसका बिहेवियर हो जाता है चाइल्डिश। कैसा बिहेवियर? चाइल्डिश बिहेवियर। जब एक इंसान 30 साल का इंसान जब चाइल्डिश बिहेवियर करने लगता है, जैसे कि गिगलिंग वगैरह, क्राइमेसिंग, मिररिंग, ये सब चीजें जब एक 30 साल का इंसान एक छोटे बच्चे की तरह 3 से 4 साल के बच्चे से करता है, ही हा करता है, खेलता है, कूदता है, हंसता रहता है, इस तरीके से जब इंसान करने लगे तो समझ जाओ इस इंसान को कौन सा सिजोफ्रेनिया है।
उस इंसान को सिजोफ्रेनिया है, हेवेफ्रेनिक। क्लियर है? तीसरी बात आती है, तीसरा टाइप है आपका कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया यानी कि आती है कैटाटोनिक, यानी कि कैटा मीन्स एक्टिविटी, यानी कि जब एक इंसान की एक्टिविटी में डिस्टरबेंस हो जाता है उस टाइप में उसको क्या बोलते हैं अपन? कैटाटोनिक। अब कैटाटोनिक को भी दो तरीके में मतलब डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, और दूसरा है रिटार्डेड कैटाटोनिया। कैटाटोनिया या इसी को बोलते हैं अपन कैटाटोनिक स्टूपर। क्या बोलते हैं? कैटाटोनिक स्टूपर। यानी कि कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में जो पेशेंट की एक्टिविटी है उनमें ऑल्ट्रेशन आएगा। तो दो तरीके से एक इंसान की एक्टिविटी में ऑल्ट्रेशन आ सकता है। नंबर 1 एक्साइटमेंट के रूप में, जब किसी इंसान की एक्टिविटी एकदम जंगली जानवर की तरह हो जाए, हाई एक्टिव, हाईली एक्टिव, उसका डोपामिन लेवल एकदम पीक पे, और वो इंसान एकदम जंगली जानवरों की तरह बिहेव करने लगे, किसी को मारने पीटने लगे और उसकी एनर्जी बिल्कुल भी दिन भर खत्म ही नहीं हो रही है, वो कौन सा होगा? कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। दूसरा कैटाटोनिक स्टूपर या रिटार्डेड, आदमी एकदम सुस्त, म्यूट एंड मोशनलेस। वो लोग पानी पी ले, पानी पीने के लिए नहीं उठ रहा है, खाना खा ले, खाना खाने के लिए भी नहीं उठ रहा है, यानी कि उसकी एक्टिविटी एकदम म्यूट और मोशनलेस हो गई है, बिल्कुल डिप्रेसिव मरीज की तरह। उसको क्या बोलेंगे अपन? कैटाटोनिक स्टूपर। ये तीसरा टाइप होगा। चौथा टाइप आपका सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिंपल सिजोफ्रेनिया नाम से काफी सिंपल लग रहा है, बट सिम्टम्स बिल्कुल भी सिंपल नहीं होते हैं। इसके सिम्टम्स बहुत ही खराब होते हैं और इसकी प्रोग्नोसिस भी बहुत पुअर होती है। इसकी प्रोग्नोसिस भी बहुत ही पुअर होती है, जल्दी ठीक नहीं होता है सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिम्टम्स की बात करी जाए तो सबसे मेन जो पहचानने का तरीका है, सबसे ज्यादा नेगेटिव सिम्टम अगर किसी के अंदर प्रेजेंट हैं, जो अपन ने अभी पढ़े थे नेगेटिव सिम्टम्स, अगर नेगेटिव सिम्टम प्रेजेंट हैं और वॉन्डरिंग टेंडेंसीज, क्या वॉन्डरिंग टेंडेंसीज अगर किसी के अंदर प्रेजेंट हैं, मतलब आप देखते हो सिग्नल्स पे, ट्रैफिक लाइट पे देखते हो आप गंदे गंदे कपड़े पहन के, जो आप देखते हो, ठीक है, मेंटल इल लोग घूमते रहते हैं, कौन से लोग? सिंपल सिजोफ्रेनिया वाले, यानी कि उनके अंदर नेगेटिव सिम्टम हाई प्रेजेंट हैं और वॉन्डरिंग टेंडेंसीज प्रेजेंट है। वो कौन से हैं? सिंपल सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है आपका नंबर 5 रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। नंबर 5 है आपका रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। पढ़ा देंगे आधी रिकॉर्डिंग क्योंकि लंबा हो जाएगा रिकॉर्डिंग, इसलिए पॉज करके नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ा। ठीक है। रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करते हैं। तो रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया की जब भी अपन बात करते हैं तो इसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स प्रेजेंट हो और पास्ट में कोई भी सिजोफ्रेनिक अटैक नहीं आना चाहिए, यानी कि पास्ट में कोई भी, यानी कि कम से कम एक सिजोफ्रेनिया का अटैक उसको आ चुका है, बट विदाउट प्रोमिनेंट साइकोटिक सिम्टम, यानी कि उसको सिम्टम सारे जो मैंने अभी पढ़ाए वही से सिम्टम्स होंगे, बट रेजिडुअल का क्राइटेरिया क्या है कि रेजिडुअल की क्राइटेरिया में वही माना जाएगा कि जब किसी इंसान को सिजोफ्रेनिया का कम से कम एक अटैक आ चुका है, बट
विदाउट साइकोटिक सिम्टम, विदाउट साइकोटिक सिम्टम। अब साइकोटिक सिम्टम क्या होते हैं? डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं हो और तब भी इसको सिजोफ्रेनिया का सिम्टम आ चुके हैं तो वो अपन रखेंगे रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया की कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद एक क्लास में इसको होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो जो बाकी इसका चैप्टर बचता है, पोर्शन बचता है, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बी हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।